अब हम बड़ी खबर की ओर बढ़ रहे हैं। इजराइल, लेबनान और संयुक्त राज्य अमेरिका ने वॉशिंगटन डीसी में एक रूपरेखा समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसे उन दो देशों के बीच जो दशकों से लड़ते रहे हैं संभावित शांति समझौते की दिशा में पहला वास्तविक कदम बताया जा रहा है। तो इसमें वास्तव में क्या है, आइए जानते हैं। इजराइल दो छोटे क्षेत्रों से पीछे हटने जा रहा है जो दक्षिणी लेबनान में उसके बफर जोन से बाहर हैं। ऐसे क्षेत्र जिन्हें आईडीएफ का कहना है कि उसे सैन्य रूप से वैसे भी जरूरत नहीं है। लेबनानी सेना वहां जाती है, फिर एक अमेरिका की मदद से बना सैन्य समन्वय समूह स्थापित किया जाता है जो क्रियान्वयन की निगरानी करेगा। साथ ही वॉशिंगटन मानवीय सहायता के लिए $100 मिलियन और लेबनानी सशस्त्र बलों को $30 मिलियन दे रहा है। सबसे अहम बात, यह समझौता ऐसी प्रक्रिया शुरू करता है जिसका मकसद आगे चलकर हिजबुल्लाह को निरस्त करना है और इस मोर्चे पर मापी जा सकने वाली प्रगति के साथ इजराइल की आगे की वापसी जुड़ी होगी। लेकिन अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो खुद इसे शुरुआत की शुरुआत कह रहे हैं। हिजबुल्लाह इस समझौते का हिस्सा नहीं है और कह रहा है कि लेबनान इसे बिना गृह युद्ध शुरू किए लागू नहीं कर सकता। हस्ताक्षर समारोह में मौजूद तीनों पक्ष शायद 3 अलग-अलग समझौतों का वर्णन कर रहे थे। अब हमारे साथ इन विषयों पर चर्चा के लिए डेविड दाऊद, फाउंडेशन फॉर डिफेंस ऑफ डेमोक्रेसीज के सीनियर फेलो और रिटायर्ड मेजर शदी खलील हैं, जो दक्षिणी लेबनान में आईडीएफ सुरक्षा क्षेत्र के पूर्व अधिकारी हैं और इस इलाके को लगभग किसी भी दूसरे व्यक्ति से बेहतर जानते हैं। आपका स्वागत है। डेविड, मैं आपसे बात करना चाहूंगी। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी और कहा कि बाद में रूबियो और लेबनानी राजदूत अलग अलग बातें कर रहे थे। हमें साफ बताइए इसका क्या मतलब है, क्योंकि अगर तीनों पक्ष सहमत नहीं हैं कि उन्होंने क्या साइन किया, तो असल में साइन क्या किया? यहाँ बुलाने के लिए धन्यवाद। मुद्दा ये नहीं है कि वे इस पर सहमत नहीं हैं कि उन्होंने क्या साइन किया, जबकि समझौता वही है और इजराइल, लेबनान व अमेरिका के प्रतिनिधियों ने इस पर हस्ताक्षर किए हैं। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की शैली से साफ है कि कुछ और चल रहा है। लेबनान की राजदूत ने इजराइल राज्य का नाम तक लेने से भी इनकार कर दिया, अपनी इजरायली समकक्ष से आंख मिलाने से इनकार कर दिया और इजराइल राज्य की किसी भी चिंता को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। मुझे लेबनान की प्रतिनिधि से ऐसी उम्मीद नहीं थी, लेकिन उन्होंने बयान में गैर राज्य समूहों का उल्लेख नहीं किया, जबकि फ्रेमवर्क समझौते में उनका जिक्र था। तो हिजबुल्ला का कोई जिक्र नहीं। और जो मांग रखी गई, यानी उन्होंने कहा कि ये फ्रेमवर्क जिस चीज को आसान बनाने के लिए था, वो था लेबनान के निवासियों की दक्षिणी लेबनान में वापसी, जो कि हिजबुल्ला की मांग है। आप कह सकते हैं ये सिर्फ बातें हैं, ये तो बस कूटनीतिक भाषा है। लेकिन अगर लेबनानी अधिकारी वॉशिंगटन डीसी में भी ये कहने के लिए तैयार या सक्षम नहीं है, ये हिजबुल्लाह के विघटन की रूपरेखा है। मुझे चिंता है कि वे अपने देश में ये कदम उठाने को कितने तैयार हैं। खासकर जब हम राष्ट्रपति ओलांद और प्रधानमंत्री नोआ सलाम को देखते हैं, जिन पर उनके हिजबुल्लाह विरोधी रुख के कारण भरोसा किया गया। लेकिन उन्होंने जो कहा है वो ये है कि हिजबुल्लाह को निरस्त करने की प्रक्रिया संवाद और सहमति के माध्यम से होगी। यानी हम हिजबुल्लाह के साथ बैठते हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे अच्छे से पूछते हैं, क्या आप अपने हथियार छोड़ना चाहेंगे? वो प्रक्रिया असफल हो चुकी है। वो प्रक्रिया 2006 से 2023 के बीच स्पष्ट रूप से असफल रही। और वो प्रक्रिया भी 27 नवंबर 2024 से 2 मार्च 2026 के बीच स्पष्ट रूप से असफल रही। जब मैं एम्बेसडर लेटर देखता हूं तो लगता है आप उसी व्यक्ति से नहीं बात कर रहे हैं, क्योंकि उसके उद्देश्य आपके उद्देश्यों से अलग हैं। सही है। आप जानते हैं, मैं मेजर खलील की ओर मुड़ना चाहती हूं ताकि आपकी राय इस पर सुन सकूं। आपने इस सुरक्षा क्षेत्र में सेवा दी है। इजराइल उन दो क्षेत्रों से हट रहा है जिनकी उसे सैन्य जरूरत नहीं, पर मूल बफर जोन को केवल सैन्य दृष्टि से मजबूती से बनाए रखेगा। क्या ये समझ आता है या इजराइल कुछ अहम छोड़ रहा है? और मुझे लगता है कि आखिरकार क्या आपके नजरिए में यह समझौता ईरान के लिए इतना काफी है कि वो माने कि वास्तव में कोई समझौता हुआ है जिससे उसके अमेरिका ईरान डील से जुड़े मुद्दे सुलझ सके? देखिए, इस समझौते में अच्छे शब्दों का इस्तेमाल हुआ है मेरी नजर में। मुझे उम्मीद है कि इसे वैसे ही कदम दर कदम लागू किया जा सकेगा जैसा कि वास्तव में इस पर हस्ताक्षर किए गए हैं, लेकिन मुझे शक है कि ऐसा होगा। और मुझे लगता है कि लेबनानी अधिकारी वास्तव में हिजबुल्लाह को उसके हथियार छोड़ते हुए देखना चाहते हैं, लेकिन वे इसे लागू नहीं कर सकते और ना ही अपने वादों को निभा सकते हैं। हमने ये पहले ही देख लिया है 2006 से दूसरी लेबनानी जंग के बाद, जब हमारे पास 1701 एक संयुक्त राष्ट्र का प्रस्ताव था और लेबनानी सशस्त्र बल LAF और यूनिफिल की निगरानी में
असल में हिजबुल्लाह खुद को मजबूत कर रहा था और हमारे बॉर्डर पर खुद को हथियारों से लैस कर रहा था, अपने सैनिकों को इजरायली लेबनानी सीमा पर आगे की पंक्ति में ला रहा था। लेबनानी सेना और यूनिफिल की तरफ से असल में कोई विरोध नहीं था, तो मुझे शक है कि ये फिर से काम करेगा, भले ही अब ये सेंटकॉम की निगरानी में। और यही वजह है कि मैं कहता हूं अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम दक्षिण लेबनान से पीछे नहीं हटेंगे। यही इसका मतलब है। इसका मतलब है कि अब लेबनानी सेना को हमें आधिकारिक समझौते के साथ ये साबित करना होगा कि वे ये कर सकते हैं। अगर वे ऐसा नहीं करते तो हम पीछे नहीं हटेंगे। और मैंने वास्तव में इजरायली सेना से पूछा, अगर ये काम नहीं करता है और युद्ध फिर से शुरू हो जाएगा, हिजबुल्लाह को माउंट लेबनान से गिबोन तक क्षेत्र नियंत्रित करना होगा और उसके पूर्वी हिस्से को पश्चिमी हिस्से से अलग करना होगा, और ये दो मजबूत ठिकाने हैं ताकि हम इसे नियंत्रित कर सके और भविष्य में इससे बेहतर तरीके से लड़ सके। मैं इस विषय पर फिर से आपकी ओर लौटना चाहती हूँ डेविड। हम देख रहे हैं कि संसद में हिजबुल्लाह के प्रतिनिधि कह रहे हैं कि लेबनानी अधिकारी बिना गृह युद्ध के ये समझौता लागू नहीं कर सकते। मेरा मतलब है हम तो अभी उस मुद्दे को छू भी नहीं रहे हैं कि क्या वे सच में वो कर सकते हैं जो वे करना चाहते हैं, यानी हिजबुल्लाह को निरस्त्र करना। हम तो सिर्फ इसकी राजनीति की बात कर रहे हैं। अगर लेबनान का सबसे ताकतवर समूह ही इस पर अमल नहीं करेगा तो इस रूपरेखा की क्या अहमियत है। और फिर अगर हम वापस जाएं तो ईरान और उसकी मांगों की बात करें कि यहाँ क्या होना चाहिए, क्या आपको लगता है कि वे इस समझौते को स्वीकार करेंगे? तो मुझे लगता है कि ईरान इस समझौते को स्वीकार कर लेगा। हाँ। ठीक है, तो वहाँ 2 सवाल हैं। देखिए मुझे लगता है कि इस समझौते की असली कीमत आखिरकार संयुक्त राज्य अमेरिका पर निर्भर करेगी और इस बात पर कि क्या हम हिजबुल्लाह को खत्म होते देखना ज़्यादा चाहते हैं या फिर लगभग किसी भी शर्त पर ईरान के साथ युद्ध विराम चाहते हैं। तो पायलट जोन की स्थिति में मैं इस पर शदी की शंका से सहमत हूं। हमने कई वर्षों में देखा है कि लेबनान ने हिजबुल्लाह के खिलाफ अपनी निष्क्रियता दिखाई है। हम उन कारणों को जानते हैं जिनकी वजह से ये निष्क्रियता रही है। आप हिजबुल्लाह समर्थकों के दंगों की फुटेज दिखा रहे हैं। लेबनान में हिजबुल्लाह की ताकत सिर्फ हथियारों से नहीं है, ये ताकत सड़कों पर मौजूद लोगों से आती है। सर्वे के अनुसार लगभग 85% शिया हिजबुल्लाह का समर्थन करते हैं, तो यहाँ गृह युद्ध का एक वास्तविक खतरा है। अब इस समझौते की सफलता फिर से इस बात पर निर्भर करेगी कि क्या आईडीएफ को वास्तव में एलएएफ द्वारा हिजबुल्लाह को निरस्त्र करने की प्रक्रिया को पूरा करने की अनुमति दी जाती है। अगर संयुक्त राज्य अमेरिका की हमारी इच्छा ईरान के साथ हिजबुल्लाह को समाप्त करने के लिए किसी समझौते की है, तो मैं देख सकता हूं कि इस समझौते का दिखावटी रूप से पालन और दिखावटी निरस्त्रीकरण इजराइल पर और अधिक वापसी के लिए दबाव बनाने के बहाने के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। जल्दबाजी में कहा जाएगा, देखिए एलएएफ ने अपना काम कर दिया है, आपको यहाँ रहने की जरूरत नहीं है, कृपया यहाँ से चले जाएं। कृपया पायलट जोन का विस्तार जारी रखें जब तक पूरी वापसी ना हो। और फिर देखिए, हिजबुल्लाह को युद्ध फिर से शुरू करने की जरूरत नहीं है। मुझे नहीं लगता कि वे अभी ऐसा करना चाहते हैं। वे बस शांति चाहते हैं ताकि वे फिर से संगठित हो सकें, जो मेरी नजर में इजराइल के लिए और भी बड़ा खतरा है। अगर हिजबुल्लाह फिर से संगठित होने के लिए कृत्रिम शांति पैदा करता है और ईरान इस समझौते पर हस्ताक्षर नहीं करेगा, अगर इससे हिजबुल्लाह विघटित होता है। हिजबुल्लाह ने लेबनान युद्ध विराम को अमेरिका ईरान युद्ध विराम से इसलिए नहीं जोड़ा क्योंकि उन्हें लेबनान की फिक्र थी। ये इसलिए नहीं है, जैसा कि कुछ लोग आरोप लगाने की कोशिश करते हैं, कि ईरान हिजबुल्लाह को रोकने की कोशिश कर रहा है ताकि वो संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ कोई समझौता कर सके। इसके बिल्कुल विपरीत, वे ईरान के साथ समझौते की अमेरिका की इच्छा का फायदा उठाकर हिजबुल्लाह को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, जो उनका सबसे कीमती संपत्ति है। तो अगर इस समझौते से हिजबुल्लाह की किसी भी स्थायी तरीके से कमजोरी या निरस्त्रीकरण होने की कोई संभावना है, तो ईरान कभी भी इस पर हस्ताक्षर नहीं करेगा। खैर, मैं आप दोनों का बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी कि आपने हमारे साथ जुड़ने के लिए समय निकाला। अब हमें अपनी अगली कहानी पर बढ़ना होगा। मुझे लगता है कि अभी भी बहुत से सवाल बाकी हैं कि आखिरकार ये समझौता क्या लागू करने जा रहा है। हम इंतजार कर रहे हैं कि इस्लामिक रिपब्लिक कैसे प्रतिक्रिया देती है। जुड़ने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद, मुझे बुलाने के लिए धन्यवाद। अब युद्ध ने इस क्षेत्र में सब कुछ बदल दिया है, खासकर कुछ अरब देशों की इजराइल और ईरान के प्रति सोच।